हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। टॉपिक है अपना कौन सा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक आते हैं, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। जितने भी एमसीक्यू होंगे रिगार्डिंग क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के, जो अब तक सीएसआई में आ चुके हैं और जो बी सेक्शन में एमसीक्यू रह चुके हैं, इजी टू हार्ड सारे एमसीक्यू अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट के अंदर अपन काउंट करके चलेंगे। तो हर एक पार्ट के अंदर 10 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन होंगे। ओके। सो देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए विद द हिस्टोन ऑक्टामर प्लस हिस्टोन H1 इज नोन एज ए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 146 बेस पेयर का डीएनए, लाइक अगर अपन देखें कि हमारे पास में क्या है, ये डीएनए है। अपन देखें तो यहाँ पे ये डीएनए है। ठीक है। एंड इस डीएनए में हमें पता है कि डीएनए पे क्या होगा। यहाँ पे हमें पता है न्यूक्लियोसोम बाइंड करके बैठा हुआ है। कौन बाइंड करके बैठा हुआ है? ये है न्यूक्लियोसोम। ये लो। ठीक है। ऑक्टामर होता है एज वी नो दैट। ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि H2A, H2B, H3H4, H3H4, H2A, H2B। ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं, H3 और H2A, H2B, H3H4, H3H4, H2A, H2B। ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी टेल्स होती हैं। ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होंगे, H2A, H2B, H3H4। और यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा, इन्होंने बोला है 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर प्लस, यहाँ पे क्या चाहिए हमारे को, एक H1 भी चाहिए, ये होता है H1। यहाँ है क्या, H1। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अंदर ही, लाइक H2A, H2B, H3H4, H3H4, और यहाँ पर है H2A, H2B। ठीक है। एंड H1 यहाँ पे लिख लेते हैं H1। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डीएनए ऑक्टा कोर है, ये कोर जो डीएनए है ये वाला, ये जो कोर डीएनए होता है बच्चों, वो होता है कितना, कोर डीएनए होता है 146 बेस पेयर का। ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से लेकर के, इधर से लेकर के मैं अगर H1 तक के काउंट करूँ, यहाँ तक का काउंट करूँ, तो ये होता है 176 बेस पेयर का। और अगर मैं इसको अगर ब्रेक कर दूं, यहाँ से यूं ब्रेक कर दूं, यूं, आगे एक और अक्टामर मिल सकता है, इसके पीछे एक और मिल सकता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अप्रोक्सीमेटली साइज होती है 200 बेस पेयर। भाई यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ 146 बेस पेयर प्लस में कौन है, H1, मतलब कि 176 बेस पेयर को, इस वाले पूरे फ्रेगमेंट को क्या बोलेंगे, इस पूरे फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोसोम। क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटोसोम। इसको पूरे को हम बोलें क्रोमेटोसोम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड का अगर अपन देखें तो यहाँ पे 6 न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और सोलिनॉइड क्या होता है, एक तरह से 30 नैनोमीटर का फाइबर होता है, 30 नैनोमीटर फाइबर है। ये कितना है, ये 11, ये अगर अपन देखें नॉर्मल वाला देखें तो 11 नैनोमीटर एंड 6 नैनोमीटर का इसका डायमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है। 11 एंड 6। ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो आंसर हम आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ स्टोन डी एसिटाइलेज इज कंसर्न विद, ओके, डी एसिटाइलेज है। तो एज वी नोटेड, जब आपको हाँ, जब मैंने क्रोमेटिन रिमॉडलिंग पढ़ाया था, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि 3 स्टोन का, यहाँ पे 6 स्टोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, 1 और
ये हो गया अपना सेकंड नंबर वाला। ऐसे यहाँ पे एक थर्ड नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे एक और है फोर्थ, एक और यहाँ पर है, और एक ये रहा। ये सारे के सारे एक दूसरे से अगर अपन देखें 60-60 डिग्री एंगल पर होते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर अपन देखें 360 डिग्री एंगल हो गया, और ईच एंड एवरी वन का जो एंगल होगा वो कितना होता है, 60-60 डिग्री का एंगल होता है वो। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पता ही है हिस्टोन की टेल्स होती है, हिस्टोन टेल्स होती है। अब अगर अपन को पता है, आपको ये क्लास के अंदर और लेक्चर के अंदर यूट्यूब पे पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने क्रोमेटिक रिमॉडलिंग का, आप चाहो तो पूरा लेक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे जब लेक्चर अपन ने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो टेल्स होती है स्टोन की, जो टेल्स है, लाइक अपन नाम दे सकते हैं इसको H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, H3 एंड H4। तो हमने यहाँ देखा था कि हिस्टोन के अंदर हमने पढ़ा था कि हिस्टोन के अंदर, हिस्टोन में जो प्रोटीन है उस पर आपको कुछ मॉडिफिकेशन अपन ने देखे थे। एक तो था एसिटाइलेशन, और एक था मिथाइलेशन। अब मिथाइलेशन बोलो, और हम बोल सकते हैं क्या, डी एसिटाइलेशन, या एसिटाइलेशन बोलो, या आप बोल सकते हो डी मिथाइलेशन। देखो, एसिटाइलेशन करवाने के लिए एक्टिविटी चाहिए होती है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और मिथाइलेशन करवाने के लिए एक्टिविटी चाहिए होती है हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। अगर एसिटाइल ट्रांसफर होगा, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, तो एक तरह से आपके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं टेल के ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा, आपका क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होती है, क्रोमेटिन लूज फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है, लूज फॉर्म। लाइक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, यू क्रोमेटाइजेशन देखने को मिल जाएगा, यू क्रोमेटाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो हम बोलेंगे एक तरह से जीन क्या है, ऑन है। पर अगर मिथाइलेशन होगा तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोलूँ चार्ज लेस हो जाएगा। ठीक है, टेल के ऊपर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरह से यार पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक तरह से इंक्रीज, जिसके वजह से ये जो टेल होती है वो क्या करती है, यहाँ पर अगर डीएनए बाइंडेड फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डीएनए होगा, इधर डीएनए होगा। ठीक है, तो ये टेल्स होगी बच्चों, वो क्या करती है, ये टेल्स क्या होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये टेल्स क्या करेगी, इस डीएनए से थोड़ा क्या करती है, वाइंड अप कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज क्या हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होती है, कंडेंस फॉर्म में आती है। क्रोमेटिन किस फॉर्म में आ जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आ जाती है। और क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आने को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन। और हेट्रोक्रोमेटाइजेशन की वजह से जीन क्या हो जाती है, ऑफ, जीन क्या हो जाती है, ऑफ। अब जीन ऑफ और ऑन का मतलब क्या है, ऑफ और ऑन का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, एंड ऑन का मतलब, और रेप्लिकेशन भी बच्चों क्या है, ऑन है। ठीक है, और ऑफ का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एंड क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और एप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो हमें पता है कि मिथाइलेशन होना है या डीएसिटाइलेशन होना है तो क्या होगा, जीन ऑफ करनी है हमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनहिबिशन होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन, डेफिनेटली ए सही है। स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन रॉन्ग हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बट स्टिमुलेशन ऑफ एप्लीकेशन गलत हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ एप्लीकेशन बट स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि जब भी डीएसिटाइलेशन होगा उस केस में क्या होगा, नो रेप्लिकेशन और नो ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ द हिस्टोन एसिटाइलेज एंड क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एंजाइम वर्क एंड अनमॉडिफाइड क्रोमेटिन टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हाउ हिस्टोन एसिटाइलेज एंड क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एंजाइम वर्क एज एन अनमॉडिफाइड क्रोमेटिन टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करके जाएंगे, देखो जब भी क्या होता है, यहाँ पे हमें थोड़ा देखना है किस केस में, रेगुलेशन ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन की केस में। तो देखो यहाँ पे हम वापस से अपने डीएनए बनाते हैं पहले। लाइक ये देखो, ये अपना क्या है, डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखें, एक बार ये देखो, ये डीएनए अपने बना रहे हैं। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना बच्चों, तो देखो ये आपका डीएनए क्या होगा, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन बबल बना लिया अपन। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। ये देखो ये हो गया अपना आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है। और एज वी नोटेड कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड क्या करता है, लाइक आपको पता है, प्रमोटर रीजन पर। ठीक है, आगे मैं बोल सकता हूँ कोडिंग रीजन भी होगा, आगे जाके टर्मिनेशन रीजन भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई हिस्टोन, अगर अपन बात करें यहाँ पे कोई हिस्टोन अगर प्रेजेंट है, कहाँ पे, हिस्टोन ऑक्टामर अगर प्रेजेंट है कहाँ पर, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के सामने अगर कौन आ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज के सामने हमारा ऑक्टामर आ जाता है। ये लो, ठीक है, ये हो गया H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, H2A, H2B, H3 और H4। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस कंडीशन में देखो जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उस केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ये रिक्रूट करता है किसको, एक प्रोटीन का जिसका नाम होता है क्या, HIRA, हीरा। या हम बोल सकते हैं कि ये रिक्रूट करेगा किसको, हीरा को कर सकता है, हीरा या फैक्ट को। ठीक है, किसको हो सकता है, हीरा, ये आपका एक तरह हो गया, या हीरा प्रोटीन को, हीरा हीरा को रिक्रूट कर सकता है या फैक्ट को कर सकता है। ठीक है, अब ये जो हीरा और फैक्ट क्या करते हैं, ये H2A, H2B, H3, H4 इनके साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इनको पुल करेंगे और इनको क्या करेंगे बाद में कहाँ ढकेल देंगे, हिस्टोन को, आपके आपके ये न्यूक्लियोसोम को कहाँ ढकेल देंगे, पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे। मतलब कि एक तरह से क्या करके जाएंगे, पुल करेंगे और वापस से क्या करेंगे, पीछे की तरफ धकेल देंगे। तो ये आगे था उसको पीछे की तरफ, ताकि क्या हो, आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुकना चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहे। ये देखो, ये 5 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाउ द हिस्टोन एसिटाइलेज। तो हिस्टोन एसिटाइलेज का मतलब है कि आपको पता ही है, एसिटाइलेशन की वजह से क्या होगा, आपका चार्ज जो टेल पे होगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से डीएनए से जो टेल बाइंडेड फॉर्म में रहती है, डीएनए से हिस्टोन टेल जो बाइंडेड फॉर्म में होती है वो क्या होती है, डिसोशिएट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रोमेटिन होती है, क्रोमेटिन क्या हो जाती है, लूज फॉर्म में आ जाती है। लूज फॉर्म में आने का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू क्रोमेटाइजेशन हो जाएगा, और यू क्रोमेटाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, जीन 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 क्या हो जाती है, जीन ऑन हो जाती है, और इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑन। ठीक है, तो हाउ द हिस्टोन एसिटाइलेज, हिस्टोन एसिटाइलेज ऐसा क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर अपन देखें, हिस्टोन एसिटाइलेज मतलब हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि हिस्टोन एसिटाइलेज की तरह काम करेगा। एंड क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एंजाइम, ठीक है, वर्क ऑन अनमॉडिफाइड क्रोमेटिन टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। हाउ, तो ये क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे विद प्रमोटर डीएनए एलिमेंट के साथ में। किसके साथ में करेंगे, प्रमोटर डीएनए एलिमेंट के साथ में। भाई इंट्रैक्शन विद एक्टिवेशन डोमेन ऑफ जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नहीं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ थोड़ा ना करेंगे कुछ। बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ये इंट्रैक्शन कर लेंगे, तो हिस्टोन एसिटाइलेज एंड क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं विद प्रमोटर डीएनए एलिमेंट के साथ में। ठीक है, एंड आपका प्रमोटर डीएनए जो एलिमेंट है इनके साथ में इंट्रैक्शन करेंगे, और इंट्रैक्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, एक तरह से आपका जीन एक्टिवेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
विच हिस्टोन्स आर एक्ट अपॉन HAT। तो देखो बच्चों हमेशा याद रखना HAT का मतलब क्या है, हिस्टोन एसिटल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करते हैं, हिस्टोन एसिटल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये किस पे एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, मेनली H3 एंड H4। तभी आपने एग्जांपल सुने होंगे H3K9 एसिटाइलेशन, H4K12 एसिटाइलेशन। क्या करेंगे दोनों, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में काम आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज हेड एक्टिविटी ऑन क्रोमेटिन विल अफेक्ट द। तो हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज है, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, वापस से नेगेटिव चार्ज जो टेल के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज टेल के ऊपर क्या करेगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोमेटिन क्या हो जाएगी, लूज फॉर्म में। क्रोमेटिन कंडेंस नहीं होनी चाहिए, क्रोमेटिन क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं ना, क्रोमेटिन देखो यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में आ गई मिथाइलेशन की वजह से। क्रोमेटिन अगर लूज फॉर्म में रहेगी, क्रोमेटिन लूज फॉर्म में रहेगी, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, यू क्रोमेटाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसके वजह से जीन ऑन हो जाती है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है एंड रेप्लिकेशन भी ऑन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑन क्रोमेटिन will affect the inhibition of transcription and replication wrong, stimulation of transcription and replication एकदम करेक्ट बात बोल दी है, inhibition of transcription but stimulation of replication wrong, inhibition of replication but stimulation of transcription ये भी wrong हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉमन हिस्टोन 10 मॉडिफिकेशन इज इंक्लूड। तो देखो हिस्टोन का क्या होता है, जो हिस्टोन है, हिस्टोन का क्या हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है, हिस्टोन का क्या हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकता है, और हिस्टोन का क्या हो सकता है, हिस्टोन का बच्चों फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। फॉस्फोराइलेशन मेनली आपको देखने को मिलेगा सैरिन अमाइनो एसिड का, ये आपको देखने को मिलता है लाइसिन एंड आर्जिनिन का, और ये भी आपको देखने को मिलेगा मेनली लाइसिन एंड आर्जिनिन का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आंसर क्या, देखो एसिटाइलेशन मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ थियोनिन रॉन्ग, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ सैरिन एकदम करेक्ट बात बोल दी। ठीक है, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ आर्जिनिन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ सैरिन, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ आर्जिनिन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ थियोनिन। मेनली अगर आप देखोगे हिस्टोन का एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन लाइसिन अमाइनो एसिड का होता है। एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा होगा, H3K9 एसिटाइलेशन, H4K12 एसिटाइलेशन, या H4K20 एसिटाइलेशन। ऐसे ही यहाँ पे आपने नाम सुना होगा H3K9 मिथाइलेशन, H3K12 मिथाइलेशन। ऐसे ही यहाँ पे आप नाम सुना होगा हिस्टोन 3 के अंदर H12 फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि हिस्टोन तेल है, H3 तेल है, K9 का मतलब है लाइसिन 9 नंबर की पोजीशन पर है, उसका मिथाइलेशन हो गया। ऐसे ही हिस्टोन 3 है, ठीक है, सेरिन 12 नंबर की पोजीशन में बैठा हुआ है, उसका फॉस्फोराइलेशन हो। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन 14 पोजीशन पर है H3 लाइसिन, मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं H3 के मतलब लाइसिन हो गया, के 14 पोजीशन पर है, इसका आपने एसिटाइलेशन कर दिया। शॉर्ट में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है H3K14 एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन की वजह से हमेशा आपको मैं बता ही चुका हूँ, जीन क्या हो जाती है, जीन क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, बिकॉज 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 क्रोमेटिन क्या आ जाती है, क्रोमेटिन लूज फॉर्म में आ जाती है, क्रोमेटिन लूज फॉर्म में आ जाती है, और क्रोमेटिन का क्या हो जाता है, यू क्रोमेटाइजेशन, क्या हो जाता है, यू क्रोमेटाइजेशन, जिसके वजह से आरएनए पॉलीमरेज आपके और डीएनए पॉलीमरेज आराम से बाइंड कर पाते हैं, अपनी साइट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाती है, जीन, जिसके वजह से क्या होता है, यू क्रोमेटाइजेशन हो जाता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है।
तो यहाँ पे हिस्टोन डीअसेंबली ऑन द प्रोमोटर रॉन्ग हो जाएगा, जीन साइलेंसिंग होगी नहीं, जीन इम्प्रेटिंग नहीं होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन ऑफ द जीन, डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The amino acid residues which is a preferential target of HAT activity, तो हमेशा मेनली आपको बता ही दिया है हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, ये कहाँ पर होगा, ये लाइसिन अमाइनो एसिड, लाइसिन मतलब कि इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें H3K9, H3K9, H4K12, H4K20, ऐसे बहुत सारे हैं, इनका क्या हो सकता है, ऐसी एसी का मतलब है एसिटाइलेशन हो गया है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए काम आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में काम आते हैं, तो यहाँ पे हमेशा हम क्या लगाएंगे, लाइसिन का यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोकैरियोटिक एचयू प्रोटीन, देखो प्रोकैरियोट के अंदर जो एचयू प्रोटीन होती है, एचयू जस्ट लाइक क्या, हिस्टोन, ये याद रखना, एचयू जस्ट लाइक हिस्टोन, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्ट आपका जब रेप्लिकेशन अपन देखते हैं वहाँ पे एचयू एचएनएफ प्रोटीन आके बाइंड करती है, तो एचयू एचएनएफ क्या होती है, जस्ट लाइक हिस्टोन ही होती है, जो कि कंटिन्यू करवाने का काम करती है कि आपका रेप्लिकेशन ऑन कर दे या ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर दे ऐसे। ओके, सो यहाँ पे हम बोलेंगे ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन होती है, कौन, एचयू। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है, देखो इन यूकैरियोट हिस्टोन आर पुअरली कंजर्व। ओके, देखो हिस्टोन कभी भी पुअरली कंजर्व नहीं होती है, अगर अपन देखें कि मतलब पुअरली कंजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर मैं हिस्टोन है फॉर एग्जांपल लाइक H3 है, K9 है, इसका एसिटाइलेशन कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से फिक्स है, ये पुअरली नहीं है। H3 है, K12 है एसिटाइलेशन, या H4 है, K12 है एसिटाइलेशन, या H4 है, K20 एसिटाइलेशन, या मैं H3 है, K9 है मिथाइलेशन, या H3K20 मिथाइलेशन, ये क्या है, ये फिक्स है, ये पुअरली कंजर्व नहीं है, ये एकदम फिक्स है, अगर इन पोजीशन के ऊपर कुछ भी होगा तो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करवा देंगे, तो ये दोनों क्या करवाएंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन इन एक्टिवेशन करेंगे, इन एक्टिवेशन करेंगे, तो क्या ये पुअरली कंजर्व सीक्वेंस हो सकती है क्या, नहीं, एकदम कंसेंसस सीक्वेंस है, स्ट्रॉन्ग कंजर्व सीक्वेंस होती है, तो हिस्टोन आर पुअरली कंजर्व, रॉन्ग। there are at least 5 different classes of stone, definitely H1 होता है, H2A, फिर H2B, फिर H3, फिर H4। Histone in tetrahymena macronucleus have a very high level of activation, सही बात है। Histone are richer in lysine and arginine residues than most other protein, ये भी सही है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। ये अभी बी सेक्शन के एमसीक्यू है जो कि डीबीटी के अंदर आएंगे, ठीक है, गेट के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपके सीएसआई नेट के अंदर बी सेक्शन में आ सकते हैं, या आपके जैसे आईसीएमआर आईसीएआर, ठीक है, या एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपका बी सेक्शन वाले क्वेश्चन आपके थोड़े रेडी हो रहे हो, अपन और नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इसके आगे वाले एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट ना रहो, इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड अगर आपके लिए एमसीक्यू हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, बाय, टेक केयर।